So we are continuing nucleus. As we know, nucleus is the director of cell, as we know. Any doubt till now? So nucleus was first of all discovered by Robert Brown. Yes or no? sir. In Sir, 1830. in 18. Discovered by रॉबर्ट ब्राउन. ये सबके सब नाम रॉबर्ट ही क्यों आता है? कि रॉबर्ट से क्या बोलते हैं, उसको ज्यादा लगाव है क्या? क्या तो पता किसी ने पूछा था ये. सर. आई थिंक हर्ष या रवि में से किसी ने पूछा था. ऐसा श्रेयांश ने पूछा था. श्रेयांश ने पूछा. यस सर, श्रेयांश. So in 1931 he described first of all for the first time. Is it clear? Nucleus was first of all discovered by Robert Brown. Is it clear? As we have read that in nucleus, in prokaryotic cell, well defined nucleus is absent. What do you mean by well defined nucleus, Sanvi? Sorry, very nice. I asked that what do you mean by well defined nucleus? सर जिसका न्यूक्लियर रीजन प्रॉपर है. Not able to understand. Can you please tell me again? सर जिसका लाइक न्यूक्लियर रीजन प्रॉपर है. रीजन प्रॉपर क्या नहीं है? नहीं, जिसका लाइक न्यूक्लियर रीजन प्रॉपर है. अनुश्री आप बताइए. सर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. नहीं, वही ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड मतलब उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अभी पूरा डेवलप नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में मिक्स्ड होता है. मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल होती है वो फैला हुआ होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होती है. कैसे होती है? All these things have been taught to you, but you guys do not remember that. Very, very careless students you are. Okay? So I am saying that in prokaryotic cell, well defined, in bracket you can write true nucleus. Well defined nucleus is absent. Clear? Due to the absence of nuclear membrane. Clear? Nuclear membrane. और ऐसे ही such undefined nucleus is called as such undefined, और इसको हम लोग false nucleus भी बोल सकते हैं. undefined nucleus called as, they are called as nuclei. Clear? और genophore. What is for? Genophore. What for तो बोलेंगे जीनोफोर, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स रहते हैं. क्लियर? न्यूक्लियाइड और जीनोफोर बोलते हैं. क्लियर? हम लोगों ने सेल का डायग्राम बनाया था क्या? यस सर. हाँ, चाहो तो आप एक डायग्राम बना लो फटाफट. So in this we have cell, and in next we have nuclear membrane, nucleoplasm, just like cytoplasm in cell, and this is the genetic material which are the hereditary unit of that cell or that organism, which are carried from parents to offspring, या parent cell to daughter cell. Are you able to understand? Yes, sir. Any doubts and difficulties? No, sir. हाँ, यहाँ पे जो आपके पास ये रॉबर्ट ब्राउन है, ये बेसिकली कहाँ का है? इंग्लिश का है, मतलब ब्रिटिश ये साइंटिस्ट है. मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश बायोलॉजिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
Should I move to English next? biologist. Should I move to next? Sir, no. फटाफट फटाफट कीजिए। लेमा का मतलब क्या होता है जानवी? व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? LEMMA। अपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। नेक्स्ट राइट सर, डाउन द मैंने स्ट्रक्चर। डायग्राम अरे फटाफट बनाओ भाई। अरे लेमा का मतलब होता है लेमिन। लेमा कहाँ से है? लेमिना से। ये वर्ड आपने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना। जैसे मान लो ये क्या लीफ है। मेरे कोई डायग्राम अच्छी बनी ना बने, मेरा लीफ का डायग्राम बहुत अच्छा बनता है। अच्छा है कि नहीं अनुज बताइए? अच्छा है। ये जो ना सब बाउंड्री है इसी को बोलते हैं लेमिना। लेमिना मीन्स बाउंड्री। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो चेक। Yes. लिखा क्या हर्ष? यस सर। लेट हाँ से लतीफ। समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर। किसका? न्यूक्लियस का। हाँ इन स्ट्रक्चर जैसे हमने सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था वैसे हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जनरली अगर देखा जाए जनरली हम लोग सारे न्यूक्लियस को कंसीडर करें प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का, तो आपको एक मोस्टली जो स्ट्रक्चर है मोस्टली जो शेप दिखेगा बेसिकली इट इज ओवल इन शेप। इट मे बी स्फेरिकल और ओवल इन शेप। स्फेरिकल और ओवल इन शेप। कोई दिक्कत? नहीं सर। It is formed from many components. Formed of following components. Obviously, जब न्यूक्लियस है कुछ ना कुछ, जैसे सेल है, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल जो होता है। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सिमिलरली जब हम लोग इसकी बात करेंगे इसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स की, तो इनका कंपोनेंट पहला आप लिखिएगा, बताइए क्या? पहला लिखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखिएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ सेल? एनीवन? सर यूकारियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये बाइलेयर्ड होता है। क्या होता है? इट इज बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। साथ ही साथ में हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप मीन जानते हैं ना, कवरिंग और द मेम्ब्रेन और द कवर। अरे बोलो। यस सर। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलेमा। मतलब न्यूक्लियस का लेमा को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलेमा बोलेंगे। अरे बोल भाई क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलेमा बोलेंगे। कोई दिक्कत? इनके पास क्या होती है? न्यूक्लियर पोर होती है। इसमें नेक्स्ट लिखिएगा ताकि जो भी कुछ आसपास जाएगा, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अंदर क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते हैं। इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं राइबोसोम तो बनेगा ना। अरे बात समझ में आ रही है? और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री है, प्रोटीन का मशीनरी है। अरे एबल टू अंडरस्टैंड? तो इसमें लिखेगा इट हैज पोर्स। इट हैज पोर्स which allows the exchange of substance between nucleus and cytoplasm. Are you able to understand?
nucleus and cytoplasm. Any doubts and difficulties? No, sir. Should I move to next? Yes, sir. Harsh, you have done? Yes, sir. So basically, for example, this is the nuclear membrane. Inside this, we have nucleus. So there will be certain kinds of pores. Just like the cell membrane, it has some as it allows selective molecules. उसी तरीके से ये कोई जो पोर्स होगा हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेसिकली वैसा है जैसे आपके पास यू हैव फुटबॉल, इन फुटबॉल यू हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे आप उसको पंप करते हो ना, उस तरीके से इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर का कंपोनेंट है वो बाहर से अगर ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज होना होगा, they will use that pathway that we call as the nuclear pore. Are you able to understand? तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं. अरे बोलो, अरे क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. बात समझ में आई, हाँ या ना? हेलो, Right, sir. Answer, should I sir. move to next? हाँ, so. Next लीजिएगा बी पार्ट. इन बी पार्ट इनसाइड न्यूक्लियस वी हैव न्यूक्लियोलस, मीन्स एक स्फेरिकल बॉडी और होगी. अरे बोलो तो, स्फेरिकल बॉडी और होगी, दैट वी कॉल एज न्यूक्लियोलस. अगर इसके बारे में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फोंटेना, साइंटिस्ट का नाम है. अरे बोलो तो, observed or described by or discovered by फोंटेना. एंटीना नहीं, फोंटेना साइंटिस्ट का नाम है. क्लियर? वो भी कब, 1781. सर इतना लेट क्यों? क्योंकि आपके पास उतना अच्छी टेक्नोलॉजी पहले अवेलेबल नहीं था. तो जैसे जैसे विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ powerful microscope, electronic microscope, we are able to see all these kind of things which are available inside the cell. Are you getting my point? Hello guys. Yes, sir. सबके लिए क्लियर है? सारा बात समझ में आ रही है? सानवी, अर्णब पिंपले, हाँ, सर, ओम समझ गया. काकड़े, अनुश्री पांडे, सिद्धेश, जानवी, श्रेयांश अग्रवाल. Yes, sir. समझ आ रहा है? थैंक यू. ऐसे ही बोलते रहा कीजिए, मेरी अंतरात्मा को सर खुशी मैं मिलती भी. है. तुम तो आगे हुई, हर्षवर्धन राणा. नाम है राणा टिग्रीना. Whose biological name is this? Rana Tigrina? The frog. Frog. Very good. That's why your name is Harshvardhan Rana. Clear? It is most prominent in non-dividing cell. What does it mean? If you observe a cell, as we know, we have many kinds of cell which after certain age, after certain period of time, they do not divide. As in case of plant cell, yes or no? In plants there are two types of tissue, meristematic as well as permanent. So initially क्या होता है ना, हर एक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है. तो उनका काम होता है डिवाइड करना. Their function is to only divide and multiply. But after certain period of time, उसमें क्या होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन या जो डिवीजन है वो रुक जाती है, and they are specialized to perform certain kind of specific functions like storage, like any kind of other work they have been provided. So they lose their capacity to divide and form a permanent tissue which do not further divide. Are you able to understand?
Similarly, in case of animal cell or any other organism, we have certain kind of cells, yeah, many kinds of cells which are able to divide and which are not able to divide. So in case of non dividing cells, जो सेल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपको एज इट इज स्टेबल दिखेगा. All the components will be stable. You can observe that in case of in view of high powerful microscope. In a high powerful microscope, you can see all these parts, all these components. As we know, कि cell are very too much larger. Cells are too much larger. Yes or no? अरे बोलो, पता नहीं है. Yes, sir. सेल बहुत बड़े होते हैं क्या? Yes, sir. छोटे होते हैं. तो छोटे अरे होते हैं. भाई Microscope. बड़े नहीं छोटे होते होते हैं. हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. बहुत छोटे होते हैं. हाँ, इतने छोटे होते हैं कि हम अपने आंखों के नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. नेकेड आई का मतलब क्या, हम नंगे आंख नहीं बोल सकते ना. मतलब यह है कि विदाउट द हेल्प ऑफ अनएडेड आई, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप और एनी काइंड ऑफ लेंस, वी कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ सेल. So if you see, if we observe all these cells in a high powerful microscope, we will see all these structures. In case of non-dividing cell, what happening is that कि सारे के सारे parts आपको as it is stable दिखेगा. Means we can say non-dividing cell जो most prominent structure दिखेगा वो क्या दिखेगा? न्यूक्लियोलस दिखेगा. कुछ मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, Yes, sir. कुछ बात समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब उभरा हुआ, जो आपको सबसे अलग थलग दिखेगा. अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल. डन? हाँ. हाँ, इसमें लिखिएगा acts as storehouse of RNA. What is the full form of RNA? एक मिनट, कौन बताएगा? तो मैं बताऊं? नो, जानवी आप बताइए. The ribonucleic acid. हाँ, वन सेकेंड. The ribonucleic acid. हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड. सुरेश, डू यू नो? जो भी नहीं जानते उनको लिख लो. Yes, sir. राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर की एसिड है इसलिए क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड. और ये अलग, वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एज वी हैव आरएनए, वी हैव डीएनए. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सी क्यों बोलते हैं और राइबो क्यों बोलते हैं, ये आपको आगे चल के मालूम चलेगा. और एक है ना? वन सेकेंड सर, और एक है ना mRNA. बेटा, वो आरएनए का ही पार्ट है. आरएनए मत है ना, एमआरएनए होता है. मुझे नहीं पता लगा. एसएसआरएनए नहीं, बहुत सारे आरएनए, मतलब बहुत सारे आरएनए हैं जो आप आगे चलिए ना खुद. अभी तो फिलहाल कंफ्यूज हो जाओगे, जब वक्त आएगा तो आपको बताया जाएगा. यही है सर. जब अंदर आरएनए बनेगा तो न्यूक्लियस के लिए बनेगा. तो जब वो बनेगा तो वहीं पर स्टोर भी होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इट एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ आरएनए. क्लियर? विच हेल्प्स इन, विच ऐसे लिखेगा, स्टोर हाउस के नीचे लिखेगा helps in synthesis of ribosome. So should we say or could we say that it is the ribosomal factory? Yes, sir. Hello. Yes, sir. ribosomal factory. इसीलिए नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना बेटा. क्या लिखेगा? न्यूक्लियोलस अपने क्लास में कुछ एक दो बच्चे ऐसे है ना जो कभी इस टर्म को ढंग से बोल ही नहीं पाता था. नाम मैं नहीं लूंगा उसका. नाम क्या है? न्यूक्लियोलस is known as the factory of ribosome. और फैक्ट्री में क्या होता है? कोई चीज है
ट्रांसफर होती है या बनती है? सर बनती है। इसलिए क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? ये हो गया आपका बी पार्ट, न्यूक्लियस। इन सी पार्ट, इन नेक्स्ट वी हैव सिमिलर टू cytoplasm inside the cell, inside the cell membrane, just outside the nucleus. Similarly, just outside the nucleus, inside the nuclear membrane, we have a jelly-like substance or semi-fluid substance that we call as nucleoplasm. What we call them? Nucleoplasm. Are you able to understand? Yes. Hello. Yes, sir. Yes. It is transparent. It is a ट्रांसपेरेंट, जो मतलब पारदर्शिता, जो मतलब ना क्या बोलते हैं, जो आर पार दिखता है। ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन, ट्रांसपेरेंट मिरर। अरे बात समझ में आ रही है? So mirror transparent नहीं है। हैं? मिरर मतलब ग्लास। मैं शीशे की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट वाली। वो वैसे शीशे से ही क्या बनता है आपका? मिरर बनता है, वन साइड पॉलिश करके। हाँ मिस्टर। एंड इट इज होमोजेनस। होमोजेनस क्या मालूम है क्या होता है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। मिक्सचर। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? It's uniformly mixed. Uniform. Semi-fluid substance which has chromatin material, which has chromatin material। ये chromatin material क्या होती है? It's a chromosome का condensed form. हाँ, मतलब जेनेटिक मटेरियल। और साथ ही साथ में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। That we call as nucleoplasm. Are you able to understand? It has also water, sugar, clear, minerals, and many enzymes. Clear? Hello guys. Next, write on the next part. What is chromatin material? What is a chromatin material? अरे बोलो बेटा। क्रोमेटिन मटेरियल। लिखा कितना? हाँ सर लिख लिया। Yes. एक साइंटिस्ट है आपके पास, वाल्थर फ्लेमिंग। क्या नाम है? वाल्थर फ्लेमिंग। वही साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था। फर्स्ट टाइम इसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया था। यस और नो? तो डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वाल्थर फ्लेमिंग। और कब? 1882। अब देखो बेटा, हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में कब बात किया? 1781। अब हम लोग जब क्रोमेटिन मेटेरियल के पास पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? 1882। तो जो
कितना रोल है टेक्नोलॉजी का इन सब चीजों को जानने में। यू ऑल दीज आर द माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए वी नीड टू हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। Nowadays we are seeing in the case of modern technology means modern biotech, yes or no, जहाँ पर हम लोग generics की बात करते हैं। Are you able to understand? Who is not in the class? I think it is Harshvardhan, Ravi, Akash, Anna, Bom, Kagre, Anusri, Swara, Janvi, Siddesh. Sanvi is not available. Okay. Should I move to next? Yes, sir. Done? सर एक बार वो साइंटिस्ट का नाम फिर से बताओ। वो फ्लेमिंग है, क्लेमिंग है? Fleming दिख रहा है तुम्हें? It is Fleming बेटा, Fleming. एक सेकंड। ऐसा मत करो यार, बेचारा Fleming नाराज हो जाएगा तुमसे। अब ठीक है ना? यस सर। In 1882. Clear? अच्छा, इससे पहले जो हम लोग बात किए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में ना, तो ये जो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आ रही है? एंजाइम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। ये आपको अगर जो बायोलॉजी जो मेडिकल फील्ड में जाएगा या फिर जो बायोलॉजिकल फील्ड से कहीं रिसर्च या किसी भी फील्ड में जाएगा, तो वहां पर एंजाइम्स की बहुत जरूरत पड़ती है। एंजाइम सीजर की तरह काम भी करता है। सीजर कच करके काटना, वो लाइगेट का भी काम करता है एंजाइम। बात समझ में आ रही है? हेलो, उनका काम होता है जोड़ने का भी काम और ये काटने का भी काम होता है। इट एक्ट्स एज अ मोलिकुलर सीजर। So first of all, it was discovered by W. Fleming, means Walther Fleming, which is made of DNA and DNA with genes. Clear? DNA के अंदर क्या होती है? जीन्स होती है, और जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि जो बच्चा होने वाला है, ये जो कैरेक्टर है, वो जो हाइट की जो मान लो अगर हम लोग हाइट का कैरेक्टर की बात करें, तो हाइट का जीन की बात करें, क्या वो नाटा होगा या लंबू होगा? नाटा होगा या मतलब ड्वार्फ होगा या जाइजेंटिज्म होगा। तो ज्यादा लंबा होना भी ठीक नहीं है और ज्यादा छोटा होना भी ठीक नहीं है। All these are under, अच्छा इनके पास certain influence भी होती है हॉर्मोन्स की, तो इनके हेल्प से क्या बनती है? हार्मोन बनती है। वही हार्मोन आपके बॉडी में काम करती है और वही हार्मोन की वजह से यू हैव डेवलपमेंट इन योर बॉडी। नाउ वी कैन सी या वी कैन ऑब्जर्व दैट या यू कैन फील दैट यू आर पासिंग इन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। someone has passed or someone is going on. Are you able to understand? Yes. 10 to 12 years is the age of puberty in general, in case of females, and 12 to 14 this is the for the boys. This is not necessary कि पहले boys में आएगा या पहले girls में। जनरली पहले girls में आता है, then फिर boys में आता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। Human reproduction means reproduction in animals. Are you able to understand? Yes, sir. And here genes are linearly arranged. कैसा होता है arrange बताइए? Linearly arranged on DNA. तो ये आपको आगे चल के ना बहुत कंफ्यूजन होगा कि जीन्स डीएनए के अंदर होता है या डीएनए जीन्स के अंदर होता है, क्रोमोसोम डीएनए के अंदर होता है या डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो कुछ बात समझ में आई कि क्रोमेटिन में क्या होता है, और क्रोमेटिन का एक अरेंज फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होती है? डीएनए होती है। और डीएनए किससे बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनी होती है? न्यूक्लियोसाइड से, हाँ कि ना? और प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और उस न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है और शुगर होते हैं, हाँ कि ना? और उस नाइट्रोजनस बेस में आपके पास प्यूरिन्स होती है, पैरामीडिन्स होती है, उसके अंदर आपके पास एडेनिन होती है। ये जो आपके पास 5 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्यूरिन
एंड पैरामिडीन। प्यूरेंस के अंदर दो है, पहला है एडनिन, गुआनिन, ठीक है। जो तीसरा है पैरामिडीन, तीसरा क्या है पैरामिडीन। इनके पास तीन है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ये सब कंबाइनली मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जब इन पे आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, मतलब फॉस्फेट का रिएक्शन करवाएंगे इनसे, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक लीनियर चेन ऑफ डीएनए बनाता है, जिनके अंदर क्या होती है, जीन्स अवेलेबल होती है। और जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है कि तुम जो हो वो काले हो गए या गोरे, ये आपके किसी पास में डिस्क्राइब किया होगा। नाटा होगा या द्वार्फ होगा या फिर क्या होगा, टॉल होगा। Sometimes ago it has been described, it has been decided. Are you able to understand? Yes. हाँ, तो जीन्स आर, अच्छा क्या बताओ, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आपको, या आपके बेहतरी के लिए, आपके ताकि आपको याद रहे, इस तरह के सब पॉइंट लिख लीजिए। जीन्स पहले मिलेगा आपको, नहीं ऐसा लिखिए, हाँ जीन्स क्या किसके अंदर मिलेगा, डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ मिलेगा, अरे बोलो, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। और इसी को हम लोग, इसी का अरेंज फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ क्रोमोजोम। हर ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव 23 पेयर। और क्रोमोजोम भी अलग अलग टाइप का होता है, जो कुछ बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे और कुछ जेंडर को कंट्रोल करे। जेंडर मीन्स उसका लिंग क्या होगा, मेल या फीमेल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है। और ये जो डीएनए, डीएनए किससे बना होगा, ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड, याद रहेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। बस आपको जानना है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं। और इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन के शुगर। शुगर 3 कार्बन के भी होते हैं, 4 कार्बन के भी होते हैं, 5 कार्बन के भी होते हैं, 6 कार्बन के शुगर को बोलते हैं ग्लूकोज। अरे बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ। और ये शुगर 2 टाइप का होता है फिलहाल आपके पास, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जहाँ जिनके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा वो बनेगा डीएनए, जिनके पास राइबोज शुगर वो क्या बनेगा, आरएनए। क्या आपको मेरी ये सब बात समझ में आई या लेवल से ऊपर चला गया? It is just out of Partially control. समझ आया। समझ में आया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है, कभी याद आएगी आपको। मैंने बोला जीन्स कहाँ मिलेगा, डीएनए के ऊपर। डीएनए कहाँ मिलेगा, क्रोमेटिन मतलब क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। फिर मैंने बताया ये जो आपके पास डीएनए है, ये डीएनए किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। इसलिए हम लोग डीएनए को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब ये हो गया, एक चेन है, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होगा, ये सुनो। एक दूसरा पैरेलल स्ट्रैंड है, ये दोनों मिलेगा इसके अंदर, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये दोनों मिल करके एक स्ट्रैंड बनाता है। इसलिए मोस्टली डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। अरे हुआ ना, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो कहीं पर सर्कुलर डीएनए भी होता है, मतलब मोस्टली जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। 2 स्ट्रैंड होगी, मतलब बिल्कुल सीढ़ी के तरह, घुमावदार घुमावदार चूड़ीदार सीढ़ी, सर व्हाट वी कैन से, राउंडेड लेडर, जो कुछ अभी भी घरों में है। अगर आपने पटना में जो एक कोई है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा घर क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा सा घर है ना, जो मतलब क्या तो बोलते हैं उसको यार, किस कोई गया है, कोई विजिट किया है पटना? सब के सब गधे हो।
विजिट करने में क्या? वेट वेट, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जीन्स के अंदर क्या होगा, डीएनए, डीएनए क्या मतलब, हाँ जीन्स के डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन्स होगा, और डीएनए कहाँ मिलेगा, क्रोमेटिन मेटेरियल के अंदर, मतलब उसका कंडेंस या अरेंज फॉर्म को बोलते हैं क्रोमोसोम। ये जो डीएनए है किसके किससे मिलेगा, बनेगा न्यूक्लियोटाइड से। और डीएनए बेसिकली मोस्टली क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड पैरेलल, दो पैरेलल स्ट्रैंड होती है और आपस में कुछ इस तरीके से ये जॉइंटेड होती है, नाइट्रोजनस बेस से ऐसे जॉइंटेड होती है। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर होगा। कुछ बात समझ में आई? और जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, बनेगा न्यूक्लियोसाइड से, जो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये बनेगा आपके पास नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। और ये नाइट्रोजनस बेस है आपका ब्रॉडली दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक प्यूरिन और एक पैरामिडिन। इसका अलग अलग नाम है, जैसे आपने एटीपी पढ़ा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन जीटीपी, वो सब इसी के अंदर आता है, नाइट्रोजनस बेस के अंदर, प्यूरिन और पैरामिडिन के अंदर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अरे भेजे में बात गई, हाँ या ना? Yes, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं हो गया? Yes, sir. तमाचे मारूंगा हर बात में यस सर कह रहा है बेवकूफ। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस का मतलब बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आया। नहीं है तो भूल जाओ, हमने ऐसा पढ़ा भी नहीं, ठीक है ना? ठीक है सर। सर पढ़ा तो था अभी। चलो कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेगा, मैंने क्या बोला, जो जीन्स अवेलेबल होती है वो लीनियरली अरेंज होती है किसमें, डीएनए के अंदर। और जीन्स के पास होती है काम करने का हर कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, मतलब अपने आप कुछ भी डिसाइड नहीं होती है, वो सारा कुछ आधा जो ये जो एक आधा सिंगल स्ट्रैंड है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये जो बनती है बेसिकली एक किसका होता है, एक मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है, और ये मिल करके ये तय करता है कैरेक्टर्स को। क्लियर है? इसलिए हम किसी पे ब्लेम नहीं करते कि तो मम्मा पे गया है तो पापा पे गया है, तो मिक्स कैरेक्टर जाता है। तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हर कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन, मतलब किसी इंफॉर्मेशन का कैरेक्टर का जो मैसेज है वो दोनों के पास रहेगा, मतलब दोनों से आया होगा। अब वो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? ऐसा हो सकता है कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आए, तो चेंज इन डीएनए सीक्वेंस प्रोड्यूसेस वेरिएशन। इसीलिए एक ही पेरेंट्स का, मतलब एक ही मम्मा एक ही फादर मदर का बच्चे, कोई छोटे हो जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, सबका अलग अलग कैरेक्टर। इन रेयर केस वी हैव ट्विंस, वो भी जरूरी नहीं कि वो अपने हरकत एक जैसा करे। तो बोले ना कि तू चोट लगे तुम्हें तो दर्द मुझे होता है, जरूरी ऐसा हो। Gudwadu. हाँ हाँ जुड़वा टू, वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारी सब बात याद रहेगी ना। क्लियर है यहाँ तक क्या? एक खास बात यह है कि डीएनए को हम लोग स्टेनिंग कर सकते हैं, मतलब यह है प्रॉपर्टी के अगर हम लोग स्टेनिंग करेंगे तो कुछ कलर को ऑब्जर्व करे, मतलब एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने से हम डीएनए को देख सकते हैं in the form of thread-like structure that we call as chromatin network. Clear? इसमें write down the next point. Since DNA can be stained, clear, and that will be in form of नेटवर्क, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क।
क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेगा बाई, अगर आप इसको क्वाइलिंग करोगे, क्वाइलिंग मतलब क्या, इकट्ठा मतलब एक जगह जमा करोगे, मतलब उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं वो, आपने केमिस्ट्री वाला कंडेंसेशन पढ़ा ना, जहाँ पे हम उसको गैस को कंडेंस करते हैं, उससे यहाँ पर होता है कंडेंसेशन। बाय क्वाइलिंग और कंडेंसेशन क्रोमेटिन जो बनेगा, क्रोमेटिन मटेरियल कैन फॉर्म क्रोमोसोम। क्या बात समझ में आई? क्रोमोसोम्स मतलब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है? सर इसी क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर एक टॉपिक लिखिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम